तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। और कल तक हमने जो वीडियो में देखा था 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन देखा था। हमने कहाँ तक देखा था? क्लासीफाई, ओपोइड, एनालॉग तक देखा था। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है और क्या करना है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट भी करके जाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन को ना देखें, आप क्वेश्चन को समझें कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना कैसे है। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को देखकर आंसर आप किसी बुक से ले लेंगे या किसी यूट्यूबर से देख लेंगे या समझ लेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया यूट्यूब पे हर कोई अलग अलग आंसर दे रहा है। और आप अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो अगर आपको एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है अगर वो नंबर देता है या नहीं देता है। तो आपको आंसर कैसा लिखना है? एकदम सटीक आंसर लिखना है, जो कि आपको जो ऑथेंटिक हमारी जो बुक रहती है फार्मेसी में जो पढ़ाई जाती है टीचरों द्वारा, उसमें भी हो और आपको आंसर पूरा मिले। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है बच्चे लिख के भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लिख कर भी आते हैं क्वेश्चन पेपर, समझ रहे हो, लिख कर भी आते हैं पूरा, फिर भी उन्हें नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसका मेन रीज़न यही होता है कि वह जो आंसर लेता है वो ऑथेंटिक नहीं होता है। अक्सर एग्ज़ामिनर आंसर भी चेक करता है कि उसने आंसर कैसा लिखा है। आपको ज़्यादा इजी वे में नहीं लिखना है और ज़्यादा टफ वे में भी नहीं लिखना है। आपको लिखना है एकदम सटीक आंसर। भले ही आप कम लिखे लेकिन आप एकदम सही लिखे। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा इन सब के आंसर की भी, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा सेकेंड ईयर किया है, मुझे मालूम है। तो कॉलेजी में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 हमने कल पढ़ लिया था, ओपोइड एनालॉग, इसका क्लासिफिकेशन। हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पढ़ेंगे हम एंटी कन्वल्जेंट ड्रग। तो इस टाइप के अगर आपकी डिसीज़ के कुछ ड्रग आ जाए तो आपको क्या लिखना है? आपको कन्वल्जेंट के बारे में नहीं लिखना है, आपको उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है क्लासीफाई एंटी कन्वल्जेंट। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। इवन आप फार्माकोलॉजी में किसी भी टॉपिक के बारे में आपको क्लासिफिकेशन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही मेन इसका बेस है जिसमें ड्रग वगैरह आती है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इंडिकेशन लिखेंगे और उसके बारे में कि आपका यूज़ कहाँ कहाँ आती है। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होने वाली है। कि इंडिकेशन में आपको कुछ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में आपको लिखना है और आप कुछ नहीं भी आ रहा है तो इंडिकेशन में लिख सकते हैं। लाइक एंटी कन्वल्जेंट का इंडिकेशन में आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिखेंगे दिस ड्रग यूज एज ए एंटी कन्वल्जेंट, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है, इधर ट्रिक्स से कराया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बहुत ही कॉमन चीज़ है, लाइक लीवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, ये सब आती रहती है उसमें, जो कि सभी डिसीज़ में कॉमन है। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ऐसा भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देख सकते हो आप, एक्सप्लेन ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो आप इसमें आपको इसमें क्या लिखना है? जो ड्रग रहती है वो ऑब्जर्व कैसे होती है। ऑब्जर्व मतलब उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, उसके फैक्टर लिखना है। आपको क्या लिखना है? उसके आपके बारे में फैक्टर लिखना है। तो सिर्फ आप फैक्टर लिखेंगे इसमें, उसमें फैक्टर में क्या आ जाएगा? आपका पीएच आ जाएगा, पार्टिकल साइज आएगा, इस टाइप से आपको फैक्टर लिखना है। ये जो हमारी फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फिर ये ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा आ जाता है जिससे याद भी नहीं होता है। तो आपको इसमें एक चीज़ बहुत ही ध्यान से रखना है कि जो मेन हेडिंग्स रहती है, लाइक पीएच, पार्टिकल साइज, जो मैंने अभी बताई, आपको ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसमें समझने वाला ऐसा कुछ पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये मेन हेडिंग याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप हेडिंग लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी आपका पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला है। याद रखिए, एग्जामिनर पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका पूरा क्वेश्चन चेक करे। वो सिर्फ देखेगा, आपकी एबिलिटी चेक करेगा कि आपने फार्माकोलॉजी में ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने हेडिंग सही लिखी
तो एग्ज़ामिनर को पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने पूरा कवर किया है। तो आप प्लीज़ हेडिंग ज़रूर करके जाएं, उसके बारे में लिख दें अंदर थोड़ा सा, तो आपका काम चल जाएगा। एक्सप्लेन ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये अलग अलग टॉपिक है, ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। लाइक ड्रग अब्जॉर्प्शन के फैक्टर बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब अलग अलग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें एक साथ भी आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए। तो ये इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप देखा आपने एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे कर लिए। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। मतलब सल्फोनामाइड के बारे में हमें कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो सल्फोनामाइड्स के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, ये किसका पार्ट है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे कीमोथेरेपेटिक्स, ये वो वाली यूनिट बहुत बड़ी है, आपको कीमोथेरेपी वाली यूनिट आपकी बहुत बड़ी है, और आपको पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि कम समय में आपको कॉलेज में अच्छे नंबर लाना है। तो आप पूरा पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आप स्पेशल टॉपिक जो रहते हैं, जो हमेशा आते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं, आप उसे को करें, कवर करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको कीमोथेरेपी वाले में क्या करना है, प्रिंसिपल वगैरह एक्सप्लेन कर लेना है डिटेल्स, और इसमें क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है सिर्फ सल्फोनामाइड्स के बारे में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सल्फोनामाइड्स आ जाए क्वेश्चन पेपर में और आपको कीमोथेरेपी आता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कीमोथेरेपी वाला पार्ट्स भी ऐड अप कर सकते हैं। और वो कौन सी कंडीशन में, जब आपको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक में बहुत सिमिलरिटी है थोड़ी बहुत, तो आप ये कर सकते हैं। वो ऐसी कंडीशन जिसमें आपको सिर्फ एक ही याद आ रहा है, तो आप उसमें कर सकते हैं, वरना नहीं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या लिखना है, डिफाइन ऑटोकोइट्स एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल। तो देखिए, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं, इसके एग्ज़ाम में ऐसा होता है हर बार कि जो पूछा है, स्पेशली फार्मेसी एग्ज़ाम में, और उसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में बहुत स्ट्रिक्ट चेक होता है। तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, जो पूछा है सिर्फ आपको उसी का आंसर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें 5 में से समझिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 5 में से हमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन में से हमको 2 क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है, उसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है, तो हम क्या करेंगे, पूरा टाइम 2 क्वेश्चन को दे देंगे। तो हमें ऐसा ही नहीं करना, हमें सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, और जो 2 क्वेश्चन हमको एकदम पूरा एक्स्ट्रा नहीं भरना है, उसमें जो पूछा है वही लिखना है। इसमें पूछा है डिफाइन ऑटोकोइड एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स, मतलब आपको डिफाइन करना है ऑटोकोइड एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स। तो आप डायरेक्ट कुछ भी ना लिखने लग जाएं, आपको कॉपी में पहले ध्यान से क्वेश्चन देखना है, उसके बाद में आपको डिफाइन करना है ऑटोकोइड को। याद रखिए, डिफाइन करना है, डिटेल्स नहीं लिखना है ज़्यादा, सिर्फ डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद में जो रोल्स रहते हैं, अब उसको अच्छे से लिखिए, मतलब हेडिंग डाल के अच्छे से रोल्स को एक्सप्लेन करिए, तो आपका काम चल जाए।